हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व सर, जहाँ पढ़ता है इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये आपका MGKVP यूनिवर्सिटी को और माँ शाकुंभरी को दोनों को दिया जाता है। तो पहले तो मैं सबकी एक कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। देखो, मेरे चैनल पे बेसिक इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियो डली हुई है, ठीक है। बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो भी बनाई हुई है अलग अलग टॉपिक्स की, और MCQ बेस पे बनाई हुई है। तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स के बच्चे मुझसे कॉल करके मैसेज करके, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है कि सर हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये पेपर जो है MGKVP यूनिवर्सिटी में भी आता है, जो आपका MGKVP यूनिवर्सिटी है उसमें भी एक पूछा आता है। तो बच्चे क्या पूछ रहे हैं? बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपके चैनल पे जो वीडियो डली हुई है तो माँ शाकुंभरी की है, तो हम उसको ना लेकर। देखो, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, चाहे वो MGKVP यूनिवर्सिटी हो चाहे वो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो। बेसिक इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सिलेबस में। थोड़ा सा अंतर है पर लेकिन इतना अंतर नहीं है। अब आप देखिए, जो मेरे चैनल पे आप जब जाओगे ना चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे। प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी है बेसिक इकोनॉमिक्स MCQ कर, उसमें MCQ बेस बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो जो बनी हुई है MCQ बेस, और आपके पेपर भी डले हुए हैं। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर डले हुए हैं जो कि माँ शाकुंभरी के हैं। अब देखो, जो प्रीवियस ईयर के पेपर डले हुए हैं ना, बच्चे कह रहे हैं कि सर हम क्यों ले वाले पेपर, वो तो सेकंड सेम फोर्थ सेम। हमारे यहाँ पर दोनों सेम में बेसिक इकोनॉमिक्स मिलती है, सेकंड सेम में भी और फोर्थ सेम में भी। और हमारे यहाँ पर जो बेसिक इकोनॉमिक्स मिलती है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है उसकी सिलेबस में। तो आप सेकंड सेम वाली भी और फोर्थ सेम वाली भी दोनों वीडियो ले सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से लीजिए। और सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, तो आप आराम से वीडियो ले सकते हैं। और जो वो MCQ है, MCQ वाली वीडियो, वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बड़े आराम से। अब ये वाला जो पेपर है ये बेसिक इकोनॉमिक्स का माइनर का पेपर है, और ये आपका सेकंड सेमेस्टर में ये MGKVP यूनिवर्सिटी का ही है। मतलब कि ये आपकी ही यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि मेरे पास रखा हुआ था, जो मैंने अभी देखा कि मेरे पास रखा है एक पेपर। तो ये आप बड़े आराम से यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा। ये वाला पेपर, आपका पेपर मेरे ख्याल से कल को है, और कल तक आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। अभी लगातार आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, 2 वीडियो सुबह को प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब कि पेपर से पहले आपको काफी सारी वीडियोज मिल जाएगी। आप लास्ट टाइम इसकी अब प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम जितना भी आपने पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो से बड़े आराम से, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये MGKVP यूनिवर्सिटी के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये माँ शाकुंभरी का नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या कह रहा है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच वन इज करेक्ट। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। अब देखो, ये क्या है, ये जो सही है इसमें वो है आपका पहला ही क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पहले भी। क्या कहता है? MV इज इक्वल टू PT। MV क्या है? देखो, मैं यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ, आप लिख लेना। सबसे पहले तो क्वांटिटी थ्योरी जो है वो फिशर की है। किसकी है? फिशर की। तो अब मैं इसके बारे में बोलते जा रहा हूँ। यहाँ पे MVPT है क्या आप लिख लेना अगर लिखना है तो आपको। M क्या है? M यहाँ पर मनी ऑफ सप्लाई है। V यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर है। अब ये जो सर्कुलेशन है, वेलोसिटी का क्या काम भाई इकोनॉमिक्स में? तो ये पता क्या है? द नंबर ऑफ द मनी चेंज हैंड्स, मतलब कि मनी हाथों से लोगों के किस तरह चेंज हो रही है उसके लिए। P यहाँ पर एवरेज प्राइस लेवल है। T यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर है, आप आराम से लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द कैश बैलेंस अप्रोच पूछ रहा है ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी मनी ऑफ एक्सप्रेस, कि किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। तो आपका ये फर्स्ट वाला सही है, पाई इज इक्वल टू KR/M। अभी यहाँ पर बता देता हूँ मैं क्या क्या चीजें हैं। पाई जो है वो परचेजिंग पावर है, K जो है प्रपोर्शन ऑफ इनकम है, और जो आपका R है वो वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम है, और M जो है वो स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है। तो ये सारी चीजें हैं, इसे आराम से आप लिख लेना। क्या पता फॉर्मूला देकर आपको यही पूछ ले कि ये क्या क्या चीजें गिवन है इसमें, क्या क्या चीजें हैं। हो सकता है कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है टीचर कि ये क्या क्या चीजें हैं। आगे चलते हैं तीसरे पर। विच इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी। देखो, आपके यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस टाइप के ज़्यादा आते हैं। इस टाइप के मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाए कि ये किससे जुड़ा हुआ है, किस इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आते हैं। तो इतना ही डिफरेंस है दोनों पेपरों में कि आपके यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा मिलते हैं। और हो सकता है इस बार चेंज हो जाए पैटर्न आपके यहाँ का भी। चलिए हम देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक्स है जो जुड़ा हुआ है। ये जो तीनों ही इकोनॉमिस्ट है ना, ये तीनों ही इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं इससे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा, ऑल द वो। आगे बात करते हैं।
विच आर द स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द किन्स ऑफ द डिमांड। किन्स की आपने थ्योरी पढ़ी होगी ना, किन्सियन थ्योरी मैक्रो के अंदर, तो उसमें पूछ रहा है स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? सट्टा, उद्देश्य, मांग से जुड़ा हुआ है। किससे? आपका स्पेक्युलेटर्स, मोटिव, डिमांड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इतना भी। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, डिमांड फॉर द मनी डिपेंड्स ऑन। ये पूछ रहा है मिल्टन फ्रीडमैन जो है उन्होंने डिमांड फॉर मनी दिया है वो किस पर डिपेंड करती है। तो दो ऑप्शन दे दिए उसने, एक तो दे दिया जर्नल, 2 सेकंड रुकना, चार्जर लगा लूं मैं। एक तो उसने दे दिया जर्नल प्राइस लेवल, तो इस पर भी जो होता है वो डिपेंड होता है, और आपका टोटल फ्लो ऑफ टोटल फ्लो ऑफ इनकम दोनों पे होता है। तो मतलब आपका बोथ वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट हु इज एसोसिएटेड विद द मॉनेटरीज रेवोल्यूशन। अब देखो जो मॉनेटरी रेवोल्यूशन है इससे आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100% में, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका मिल्टन फ्रीडमैन से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके पास भी। आगे देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ द इनकम थ्योरी ऑफ मनी। देखो ये फादर पूछ रहा है कि इनमें से फादर कौन है किसका। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहा, इनकम थ्योरी ऑफ मनी पूछ रहा है। तो इनकम थ्योरी ऑफ मनी का फादर होता है थॉमस टोके, और जो आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है एडम स्मिथ। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ द किन्सियन स्टेज। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है किन्सियन की वो क्या कहती है। इसमें दे दिया द रिलेशन इंटरेस्ट रेट एंड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। देखो जब आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको उसमें तीनों चीजें मिलेगी। है द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी, ये तीनों चीज मिलेगी। तो आप अपना आंसर बी लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। द रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी पोस्टुलेटेड। अब देखो द रियल बैलेंस इफेक्ट किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी है वो किसने दी है। तो किसने दिया आपको? वो आपके पीगो ने दिया है, एसी पीगो। तो याद होना चाहिए आपको। अब देखो आप ना कई बार ये भी चीज ध्यान दिया करो। देखो जैसे चल रहा था, क्या चल रहा था, ऐसे चल रहा था। तो इसमें देखो आपने क्या पूछ लिया, पहले ये पूछा और उसके बाद पीगू का क्वेश्चन आ गया। तो आपके मन में आना चाहिए कि एक टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। जब टीचर पेपर बनाता है तो वो एक टाइप की बनाते चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो पहला क्वेश्चन भी उसी चीज से, फिर दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन। और देखो जब यहाँ पीगू आ रहा है तो आप एक तुक्का भी लगा के आ सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो पीगू ही लगा के आ सकते हो, ऐसा किया करो। ठीक है, वो जुड़े हुए क्वेश्चन ही होते हैं और ये पीगू से जुड़ा हुआ था। अब नीचे पूछा है पीगू, द पीगू इफेक्ट इज नॉन एज। अब ये पीगू पूछ रहा है कि किस नॉन एज। अगर आप सीधा सीधा कहते तो किससे जुड़ जाता? रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी से जुड़ जाता, लेकिन आपको पता चल जाता फिर ये तो एक दूसरे के उल्टे हो जाते क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसने नाम चेंज कर दिया और जो होता है रियल बैलेंस थ्योरी है ना, रियल इफेक्ट बैलेंस थ्योरी, वो आपकी वेल्थ से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी? वेल्थ से। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वेल्थ इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेल्थ इफेक्ट। आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन इज कंट्रोल बाय। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है? किस तरीके से किया जाता है? ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। जैसे टैक्स बढ़ा गया। देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया और इससे अगर हम टैक्स बढ़ा दे तो लोगों के पैसा ले सकते हैं ना लोगों से वापस। तो टैक्स बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा हमें देना पड़ेगा, बैंक को, वो से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो टैक्स से बच जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। अतिरिक्त बजट मतलब सरप्लस का बजट देंगे। सरप्लस के बजट में फिर पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि भाई रिवेन्यू बनाना है। देखो आपको पता है सरकार क्या करती है, सरकार ये पहले डिसाइड नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा है। देखो एक चीज छोटी सी बताता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। एक चीज ये है कि आप अगर कुछ भी आपको सामान खरीदना है ना तो आप क्या देखते हो? आप पहले अपनी जेब में पैसा देखते हो कि कितना पैसा है। मेरे पास 10 रुपए जेब में रखे हुए हैं तो मैं क्या 15 रुपए का समोसा ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? तो आपने क्या देखा? आपने पहले अपनी जेब देखी कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, पर सरकार ऐसे नहीं देखती। सरकार को अगर कुछ चीज खरीदनी है, मतलब कोई रोड बनानी है, तो सरकार ये नहीं देखेगी कितना पैसा इसमें खर्च होगा, क्या हमारे पास है। सरकार ये देखेगी कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा सड़क बनाने में। और सड़क बनाने में मान लीजिए 2 करोड़ आ गया, अब सरकार के पास तो 2 करोड़ है नहीं, सरकार क्या करेगी? टैक्स के माध्यम से ले लेगी। तो सरकार ये नहीं देखती कितना पैसा हमारे पास है, सरकार ये देखती है कितना पैसा लगेगा। और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं अपनी जेब में पैसा। पहले वो नहीं देखते कितना पैसा लगेगा, हम पहले देखते हैं कि जेब में पैसे हैं भी या नहीं है। अगर हमें किसी मॉल में जाना हो तो
तो पहले हम मॉल में जाने से पहले जेब में देखेंगे जेब में पैसा है भी या नहीं। क्या है, मॉल में जाने के बाद देखेंगे कि अरे यार यहाँ तो सब कुछ महंगा है, हम तो ले नहीं सकते। नहीं, पहले हम जेब में पैसे देखेंगे क्या हमारे पास पैसे हैं। पर सरकार ऐसा नहीं करती, तो इसलिए सरप्लस का बजट बना देती है जिससे कि पैसा सरकार को लेना पड़े कि भाई बजट में ज़्यादा पैसा दिखाए वो, और ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब सरकार पैसा लेगी हमसे। बचत को बढ़ाकर, बचत को कैसे, बचत को बढ़ा देगी सरकार, अपनी बचतों को बढ़ा देगी तो उससे फिर हमको मतलब कि पैसा ले लेंगे, तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड विद द लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी। लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी, अब देखो, अब आप कहोगे कि लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी ये ऊपर भी आया था, तो देखो किससे जुड़ा हुआ है। इसमें ना दो लोगों ने काम किया, मेनली दो लोग हैं, मेनली शो और आपका ग्वेरली है, दोनों हैं। अब ये दोनों तो हो सके, अब भाई जब दो लोग हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं योगदान तो होगा ही, तो इसका भी कहीं ना कहीं योगदान होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, क्योंकि दो को तो हम आंसर नहीं लगा सकते, तो मतलब कि तीसरा भी कहीं ना कहीं होगा ही, तो इसका हम आंसर ऑल द अबव लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना लेना चाहिए क्वेश्चन कभी कभार, अगर नहीं भी बन रहा हो तो। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडी विद, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं आप सभी को पता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेचर ऑफ वेल्थ की भी पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। क्रिएशन ऑफ वेल्थ की भी पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की भी पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। तो आपका सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। मैक्रो और मैक्रो के बारे में, माइक्रो और मैक्रो के बारे में आएगा। माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल स्टडी को टारगेट करता है, और मैक्रो जो है वो एग्रीगेट स्टडी को। तो याद रखना माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल स्टडीज को टारगेट करता है, और जो मैक्रो होता है वो एग्रीगेट स्टडीज को करता है, ठीक है। तो ये इसमें पूछ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात, और यहाँ पर भी क्या होगा, इंडिविजुअल फर्म आ गई, तो मतलब कि इंडिविजुअल की बात कर रहा है, दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे बोथ, ठीक है। आगे चलते हैं। हु डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो पेपर को एक लेवल बनाते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस इनमें से किसने किया। तो देखो, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो ना, ये तीनों के तीनों नहीं है, क्योंकि देखो जहाँ मार्शल ने बात की थी, मार्शल ने आपको किस में बात करता है, मार्शल बात करता है आपकी माइक्रो में, किस में, माइक्रो में, सिर्फ माइक्रो की बात करता है। और जब हिक्स बात करता है तो वो आपकी मैक्रो में आ जाता है, और किन्स मैक्रो का पार्ट आता है। तो आपके जो दो है ना, दो ऊपर के दो तो माइक्रो के पार्ट आता है, और ये मैक्रो का पार्ट आता है। क्योंकि अब ये क्या चीज हुई है, अब देखो, अब ये जो है ना पहले व्यक्ति फिशर वो रेंडर फाइकिस, ये आपके आंसर हो जाएगा सही। तो ऐसे भी बना लिया करो, तोड़ मोड़ के क्वेश्चन बना लिया करो, ठीक है। अगर छोटी मोटी बातें भी पढ़ी हुई है आपने, वैसे तो इसका याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेगनर वो आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा दी है। देखो, ये पूछ रहा है कि ये डेफिनेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन, और कैसी आपकी स्कैर्सिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो क्या है डेफिनेशन, किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया है। ये आपके मार्शल ने दिया है। किसने दिया है, मार्शल ने। किसने दिया, मार्शल ने। आगे चलते हैं। रुको, नहीं, मार्शल ने नहीं दी, ये वो वाली थोड़ी ना है, ये आपकी दी है रॉबिन्स ने। किसने दिया, रॉबिन्स ने, ठीक है। मैं करेक्ट कर देता हूँ, कई बार मेरा ध्यान इधर चला गया था ना, तो मेरे ध्यान से मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है, एग्रीगेट। और एग्रीगेट का देखो, एग्रीगेट आ गया, एग्रीगेट प्रोडक्शन पर, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, नेशनल इनकम भी एग्रीगेट में ही पार्ट है, और इन्फ्लेशन भी एग्रीगेट का ही पार्ट है, क्योंकि ये सब कुछ ग्रुप वाइज है। कैसा है, ग्रुप वाइज। वो इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति वाइज होता है, व्यक्तिगत, और ये होता है ग्रुप वाइज। तो ये सारे सारे आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्या है दी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स इज, सब्जेक्ट मैटर पूछ रहा है इकोनॉमिक्स का। तो सब्जेक्ट मैटर में इकोनॉमिक्स क्या आता है, आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों चीज आएगी। आपको तीनों का पता ही होगा। कंजम्पशन मतलब कि हम जो कंज्यूम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन जो हम बना रहे होते हैं, वितरण हम जो आपकी मनी का डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कि सब पे बंटना। तो ये सारा आपका आंसर सही हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है, 19वें क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड विद, जो क्या पूछा है, अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत संबंधित है। तो 10 सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, वो आपकी जियोग्रोजी,
मैंकिन से जुड़े थे, ठीक है, मैंके। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना, देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें तो मैं कुछ समझा भी नहीं सकता, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जनरली डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व आपका ऐसे बनता है, ठीक है, और ये हमेशा कैसा होता है? जनरली डाउनवर्ड होता है, लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड स्लोप, मतलब कि लेफ्ट से गिरता हुआ होता है नीचे को, डिमांड कर्व, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, डिमांड लो पता होना चाहिए, डिमांड लो पढ़ लेना मेरी वीडियो में से आराम से, ऐसे टॉपिक तो पढ़ लेना। देखो यूटिलिटी मत भूल के आना, यूटिलिटी किसी भी हाल में बिना पढ़े मत जाना, यूटिलिटी आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन काफ़ी आएंगे यूटिलिटी के, ठीक है। इस बार हमारे यहाँ पर यूटिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है? विद इंक्रीज इन प्राइस द एबिलिटी ऑफ द गुड इन मार्केट आल्सो इंक्रीज। देखो जब इंक्रीज होता है ना प्राइस भी और मार्केट भी, ऐसे बढ़ता हुआ बनेगा ग्राफ। क्या बनेगा? बढ़ता हुआ। और बढ़ता हुआ ग्राफ किसका होता है? सप्लाई कर्व का होता है। डिमांड कर्व का घटता हुआ और सप्लाई कर्व का बढ़ता हुआ, याद रखना। देखो इस तरह पूछ लिया आपको, ऊपर वाला क्वेश्चन एक दूसरे जुड़े हुए हैं सारे सारे। आगे बात करते हैं, कंजम्पशन ऑफ एनी गुड इज डिपेंड ऑन। कंजम्पशन का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? कंजम्पशन का। एनी गुड ऑफ डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ गुड पे भी और यूटिलिटी ऑफ गुड पे। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, मतलब कि उपयोगिता मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, मैं मुझे फिर से वही हो जाएगा, बच्चे फिर कहेंगे कि सर आप बहुत ज़्यादा समझाने लग जाते हो और हमारी वीडियो रह जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे देखो एंड टाइम में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो बस सीधा सा है कि क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि जो आपके यहाँ पर इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पेपर हुआ है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, देखा हो, किसी ने अपने सीनियर से पूछा हो, तो जो जो मैंने पढ़ाया था ना वो सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज भी आ गए, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज आ गए। तो फिर बच्चे वही चीज़, बच्चों को लगता है कि सर आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, हम ऐसे ही याद कर लेंगे। तो इसलिए अगर आपको यूटिलिटी पढ़नी है ना तो वीडियो जली हुई है, अच्छे से पढ़ लेना वहाँ पर, ठीक है, वीडियो फिर लंबी भी हो जाएगी उल्टा। आगे चलते हैं। विच ऐसे क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा आर्थिक समस्या घटक है? विच इज एन इंडिकेटेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या है? अब देखो क्या है इनमें से इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ये सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या है? आपके घटक हैं, फैक्टर्स हैं। क्या है? देखो आपका अल्टीमेट अनलिमिटेड वांट्स, भाई सही, सबसे सही बात है, असीमित इच्छाएं हैं। उसके बाद दुर्बल साधन, बिल्कुल सही है, दुर्बल साधन है। उसके बाद क्या है? साधनों के वैकल्पिक उपयोग, साधनों के वैकल्पिक उपयोग, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? एन एसे ऑन नेचर, ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक है, इसके ऑथर कौन है वो ऑथर पूछ रहा है। याद रखना, 2-3 बुक्स का नाम तो याद रखना, एक तो किन्स की बुक का नाम याद रखना, सेज की बुक का याद रखना, ठीक है, अमृता सेन भी आ गए, इनकी बुक का भी नाम याद रखना, 1-2 इनकी बुकें हैं, तो आप इनकी बुकों के नाम याद रखना, 1-2 के तो याद रखना ही रखना। मैंने बताया किन्स का, मार्शल का और अमृता सेन का, सेज का, इनकी बुक के नाम आप याद रखना ही रखना, ठीक है। मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी ना आपके सीनियर्स के लिए, उसमें मैंने ऐसे कुछ चीज़ बोली थी और वही चीज़ आ गई थी, तो याद रखा करो, जो जो मैं कह देता हूँ ना उसको भी याद रखो। ये जो बुक है ये आपकी लियोन रॉबिन्स की है, ठीक है, तो ये तो आपकी इसकी है। आगे बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव यूज द रिसोर्स। देखो ये क्या चीज़ होती है, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि इसका मतलब यह आता है कि हमारे पास कोई साधन है, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जो कि लकड़ी की टेबल बनी हुई है, किसकी बनी हुई है? लकड़ी की टेबल बनी हुई है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि इस लकड़ी की जगह कुछ और बन जाना इसका। अगर ये लकड़ी ना होती तो ये कुछ और होती, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप आराम से पढ़ सकते हो, मेरी वीडियोस में जली हुई है, एक तो आइसो प्रोडक्ट कर्व है, वहां से पढ़ लेना, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये क्या है? इसका जो आंसर होगा आपका मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ 1 आउटपुट, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ 2 आउटपुट, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट होगा 2 का। देखो इनडिफरेंस कर्व, देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज बताता हूँ, इनडिफरेंस कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सभी 2 आउटपुट या 2 गुड्स से जुड़े हुए हैं, याद रखना, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है 2 गुड्स पर y और x, बिल्कुल उसके ऐसा ही आइसो प्रोडक्ट कर्व बनता है
और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बिल्कुल वैसे ही होता है। ये 2 आउटपुट के लिए, ये 2 गुड्स के लिए, याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना, ये बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।